क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की खुद अपने ही हाथों अपनी सगी बहन के सुहाग को उजाड़ने की जिद पर अड़ी हो, वो भी छिप कर नहीं बल्कि सरेआम पुलिस थाने में खड़ी होकर, समाज के सारे कायदे कानूनों को ठेंगे पर रखकर? सुनने में यह किसी घटिया और शातिर दिमाग फिल्मी खलनायिका की कहानी लगती है, पर यह उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की वो सनसनीखेज हकीकत है जिसने पूरे मोहल्ले की बिरादरी और पुलिस महकमे के पैरों तले जमीन खिसका दी। बीच सड़क पर तमाशा तब और भयंकर हो गया जब एक तरफ 4 मासूम बच्चों की मां अपनी उजड़ी हुई दुनिया देखकर छाती पीट पीट कर रो रही थी, और दूसरी तरफ उसकी अपनी सगी छोटी बहन हाथ में 2.5 महीने की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लहराते हुए सरेआम चीख रही थी, ये मेरा जीजा है और मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच फंसा था वो गुनहगार जीजा राजेश, जिसकी घिनौनी चालाकी ने एक ही कोख से पैदा हुई 2 सगी बहनों को खून की प्यासी दुश्मन बना दिया था। आसपास खड़े लोग दांतों तले उंगली दबाए इस तमाशे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि कोई लड़की इतनी मर्यादाहीन कैसे हो सकती है। आखिर क्या था इस खेल का असली सच? क्या यह महज एक भटकी हुई लड़की की मजबूरी थी, या फिर इसके पीछे जीजा और साली का कोई खौफनाक राज छिपा था जिसकी भनक घर में किसी को भी नहीं थी? जानेंगे आज की इस सच्ची और आंख खोल देने वाली सनसनीखेज घटना में, जिसने रिश्तों की हर पवित्र मर्यादा को हमेशा के लिए तार तार कर दिया था। बात एक दोपहर की है जब बरेली थाने के बाहर तमाशबीनों का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया था और हर कोई बस यही सोच रहा था, अब इस घर का क्या होगा। पुलिस वाले भी परेशान थे कि इस घरेलू उलझन को कैसे सुलझाएं, क्योंकि मामला सिर्फ लड़ाई झगड़े का नहीं बल्कि एक अजन्मे बच्चे के हक और एक उजड़ते परिवार का था जिसने समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। उस दोपहर बरेली थाने के बाहर का माहौल इतना ज्यादा टाइट था कि आने जाने वाले लोग अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियां रोक रोक कर तमाशा देखने लगे थे। सड़क पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी और हर किसी की नजरें सिर्फ उन 3 लोगों पर टिकी थी। एक तरफ खड़ी थी कविता, जिसके चेहरे पर ना तो समाज का कोई खौफ था, ना ही अपने किए पर कोई शर्मिंदगी। वो बहुत ही बेबाकी से ऊंची आवाज में पुलिस वालों के सामने अपनी अजीबोगरीब दलीलें रख रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिया हो। वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन बदहवास हालत में खड़ी थी, जिसकी आंखों के आंसू भी अब पूरी तरह सूख चुके थे और चेहरे पर अपनी ही सगी बहन के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग झलक रही थी। आसपास खड़े लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि कल तक जो बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, आज वो एक ही मर्द के लिए इस तरह सरेआम आमने सामने कैसे आ सकती है। बात सिर्फ एक साधारण घर के झगड़े की नहीं थी, बात उस अटूट भरोसे की थी जिसे सगी बहन ने अपने ही पैरों तले बेरहमी से कुचल दिया था। बड़ी बहन पुलिस वालों के सामने रोते हुए कह रही थी कि उसे अपने पति राजेश की हरकतों और देर रात तक फोन पर बिजी रहने पर पहले से ही थोड़ा शक था, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी छोटी बहन ही उसकी पीठ में छुरा घोंप देगी। कविता बार बार पुलिस के सामने दावा कर रही थी कि वो किसी दबाव में नहीं है बल्कि खुद अपनी मर्जी से इस रिश्ते में आई थी और राजेश ने उसे हमेशा के लिए साथ रखने का वादा किया है। बड़ी बहन का यह देखकर रो रो कर बुरा हाल था कि उसकी अपनी सगी बहन को उसके 4 मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया। इस पूरे बवाल ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और थाने के बाहर खड़ा हर इंसान ये जानने को बेताब था कि आखिर इस सनसनीखेज और घिनौनी दास्तान की शुरुआत कहां से हुई और राजेश ने अपनी ही साली को इस जाल में कैसे फंसाया। इस पूरे मामले की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी जब कविता की शादी उसके परिवार वालों ने एक बहुत ही अच्छे और संस्कारी घर में तय की थी, लेकिन कविता को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने शादी से पहले लड़के को सामने से देखा भी नहीं था, बस मोबाइल में उसकी एक फोटो देखकर हाँ कर दी थी, क्योंकि उसके भाइयों और पिता का भारी दबाव था। हमारे देसी परिवारों में लड़कियों की पसंद से ज्यादा खानदान की पसंद को आगे रखा जाता है, और यहाँ भी वही हुआ। शादी करके जब वो अपने ससुराल पहुंची तो पहले ही हफ्ते से घर के अंदर कलह और आपसी मनमुटाव का दौर शुरू हो गया। बात अब और ज्यादा बिगड़ गई जब एक दिन मामूली सी बात पर उसके पति ने अपना आपा खो दिया और कविता के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की कि उसकी पीठ पर लकड़ी के फट्टे के गहरे जख्म बन गए। इस घटना के बाद कविता का दिल ससुराल और उस रिश्ते से पूरी तरह खट्टा हो गया। वो समाज की परवाह किए बिना अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट कर वापस अपने मायके लौट आई
मायके आने के बाद उसने साल 1.5 साल तक अपने पति की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं और उससे बातचीत करना पूरी तरह बंद कर दिया। उसके भाई और परिवार वाले समाज की बदनामी के डर से उसे वापस ससुराल भेजने के लिए बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन कविता ने साफ कह दिया वो उस लड़के के साथ रहने की बजाय मर जाना पसंद करेगी, पर उस घर में कदम नहीं रखेगी। आखिरकार उसके अड़ियल रवैये को देखकर ससुराल वालों ने उससे लिखित में कागज पर साइन करवाए और हमेशा के लिए उसे मुक्त कर दिया। कविता हमेशा के लिए मायके आकर बैठ गई, जिससे घर के अंदर का माहौल दिन ब दिन और ज्यादा तनावपूर्ण और घुटन भरा होने लगा था। भाइयों के ताने और समाज की नजर उसे हर वक्त चुभती रहती थी और इस सामाजिक तनाव के बीच उसका ध्यान अपने ही घर के एक ऐसे इंसान की तरफ गया जिसने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की साजिश पहले ही रच ली थी। मायके में अकेले रहते हुए कविता का अपने जीजा यानी राजेश के साथ फोन पर बातचीत करने का सिलसिला धीरे धीरे काफी बढ़ने लगा। शुरुआत में तो ये बातचीत सिर्फ एक दुखियारी साली और हमदर्दी जताने वाले मददगार जीजा के तौर पर बेहद सामान्य लग रही थी, जिसे बड़ी बहन भी एक पारिवारिक रिश्ता समझकर अनदेखा कर देती थी। पर किसे पता था कि रोज रोज होने वाली लंबी फोन कॉल्स धीरे धीरे एक बेहद घिनौने और नाजायज रिश्ते का रूप ले लेगी। राजेश बड़ी ही चालाकी से कविता को उसके भाइयों के खिलाफ भड़काता था और खुद को उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक दिखाता था। एक दिन घर में कविता का अपने भाइयों के साथ इसी बात को लेकर बहुत भयंकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो गुस्से में आकर आधी रात को ही घर छोड़कर निकल गई और 4 दिनों तक बिना खाए पिए सड़कों पर आवारा भटकती रही। जब उसे रहने या छिपने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपने जीजा राजेश को फोन मिलाया। कविता ने फोन पर रोते हुए राजेश से कहा कि अब उसके पास इस दुनिया में जीने की कोई वजह नहीं बची है और वो इसी वक्त नहर में कूदकर अपनी जान दे देगी। राजेश ने पहले तो दिखावे के लिए उसे घर लौट जाने की सलाह दी और कहा वो उसके भाइयों से बात करेगा, लेकिन जब कविता ने साफ मना कर दिया तो राजेश के अंदर छिपा हुआ शातिर इंसान जाग उठा और उसने कविता को अपने पास बुला लिया। राजेश ने अपनी वफादार पत्नी यानी कविता की सगी बड़ी बहन से बात पूरी तरह छिपा कर रखी कि उसकी बहन उसके संपर्क में है। उसने गुपचुप तरीके से एक सुनसान जगह पर सिंगल कमरा किराए पर लिया और कविता को वहां लाकर शिफ्ट कर दिया। उसने कविता को सख्त हिदायत दी कि वो अपने मोबाइल को पूरी तरह से बंद रखे ताकि परिवार का कोई भी सदस्य उस तक ना पहुंच सके। यहीं से उस धोखे की असली शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। उस किराए के कमरे में जीजा का आना जाना दिन ब दिन लगातार बढ़ने लगा था। वो हर 2-3 दिन में कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां पहुंच जाता और देखते ही देखते उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए जो महीनों तक लगातार चलते रहे। राजेश कविता के कमरे का किराया, उससे खाने पीने का राशन और महंगे कपड़ों का सारा खर्च खुद उठाता था ताकि कविता उसके काबू में रहे, लेकिन समाज और अपनी पत्नी के डर से उसने कविता को उस कमरे से बाहर कदम निकालने पर पूरी पाबंदी लगा दी थी। कविता को जब भी थोड़ा घूमने या खुली हवा में सांस लेने का मन होता वो चुपके से गली के नुक्कड़ तक जाकर वापस आ जाती, क्योंकि राजेश को हमेशा अपनी पोल खुलने का डर सताता रहता था। इस बंद कमरे की जिंदगी के दौरान राजेश ने कविता से कई बड़े बड़े झूठे वादे किए और कसमें खाई कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा अपनी दूसरी पत्नी बनाकर एक अलग घर में शान से रखेगा। कविता भी उसके इस फरेब और पैसों के जाल में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। उसने एक दिन राजेश से कहा, जब तुम मुझे हमेशा के लिए रख ही रहे हो तो हमारे बीच एक बच्चा भी होना चाहिए ताकि हमारा ये नाजायज रिश्ता हमेशा के लिए पक्का हो जाए और तुम कभी मुझसे दूर न जा सको। राजेश उसकी इस जिद के आगे भी तैयार हो गया और नतीजा ये हुआ कि कविता 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। जब कविता ने राजेश से साफ साफ पूछा कि क्या वो अपनी पहली पत्नी और 4 बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ देगा तो राजेश ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया कि वो दोनों बहनों को एक साथ संभालेगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगा। राजेश की इस सहमति ने कविता के हौसले को और ज्यादा बढ़ा दिया और वो अपनी ही सगी बहन का सुहाग बांटने के सपने देखने लगी। लेकिन वो दोनों ये भूल गए कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है। इस पूरे मामले में असली भूचाल तो तब आया जब बड़ी बहन को अपने पति राजेश के इस काले कारनामे और किराए वाले कमरे की भनक लग गई। उसने बिना एक पल गंवाए सीधा पुलिस स्टेशन जाकर राजेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी
पुलिस ने जब दी गई लोकेशन पर दबिश दी और उस कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस खुद दंग रह गई। कविता की 2.5 महीने के प्रेगनेंसी की बात जैसे ही थाने में सबके सामने आई, वैसे ही पूरी बिरादरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के सामने कविता ने जो बयान दिया वो बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक था। उसने बिना किसी झिझक के कहा कि उसे पहले से ही अच्छी तरह से पता था कि वो अपनी ही सगी बड़ी बहन का बसा हुआ घर उजाड़ रही है, पर उसने ये कदम सिर्फ और सिर्फ अपने जीजा के दिए हुए भरोसे पर उठाया था। उसने साफ शब्दों में पुलिस के सामने कहा कि अगर राजेश उसे अपनी पत्नी बनाकर अलग रखने को तैयार है तो वो अपनी बड़ी बहन और उसके बच्चों की परवाह किए बिना ताउम्र राजेश के साथ रहने को तैयार है। लेकिन अगर राजेश समाज के डर से अपने वादे से मुकर जाता है तो वो उसे भूल जाएगी, बशर्ते राजेश उसे इस होने वाले बच्चे के भरण पोषण और आगे की जिंदगी गुजारने के लिए कोर्ट के बाहर एक मोटी रकम हर्जाने के तौर पर दे। इस सनसनीखेज और मतलबी खुलासे ने पुलिस प्रशासन और वहां मौजूद तमाशबीनों की भीड़ को पूरी तरह से सन्न कर दिया। कोई भी लड़की अपनी ही सगी बहन के पति के लिए इस कदर जिद्दी, स्वार्थी और मर्यादाहीन हो सकती है, ये सोचना भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। राजेश, जो अब तक खुद को बहुत बड़ा शातिर खिलाड़ी समझ रहा था, उसका चेहरा पुलिस की डांट और समाज की थू थू के बीच एकदम फीका पड़ गया और उसकी बोलती पूरी तरह बंद हो गई। थाने के अंदर का माहौल बहुत भावुक और तनावपूर्ण हो चुका था, जहां दोनों सगी बहनें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने कुर्सियों पर बैठी थी। बड़ी बहन का गुस्सा और दर्द अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने कविता की तरफ उंगली उठाकर रोते हुए साफ कहा कि वो आज के बाद ऐसी दगाबाज और आस्तीन की सांप जैसी बहन का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उसने थानेदार के सामने हाथ जोड़कर मांग की कि उसके धोखेबाज पति राजेश और उसकी सगी बहन कविता दोनों को ऐसी सख्त सजा मिले कि दोबारा समाज में कोई भी साली अपने जीजा के साथ ऐसा घिनौना काम करने की सोच भी ना सके। बड़ी बहन ने पुलिस के सामने भी साफ कर दिया कि वो अब उस मक्कार पति के साथ एक छत के नीचे अपनी जिंदगी एक पल भी नहीं गुजारेगी और ताउम्र अकेले रहकर अपने बच्चों को पाल लेगी। लेकिन वो अपने और अपने 4 मासूम बच्चों के हक के लिए आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ेगी और पति की सारी संपत्ति में अपना पूरा हिस्सा लेकर रहेगी। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके पति राजेश के पास शहर में 4 आलीशान मकान और बैंक में अच्छी खासी रकम जमा है, इसलिए उसने उन सभी मकानों, जमीनों और बैंक अकाउंट पर अपना और अपने बच्चों का कानूनी हक जताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की। उसने साफ कहा कि जो मर्द अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो अपने बच्चों का क्या होगा। मामला अब सिर्फ पारिवारिक मनमुटाव या घरेलू झगड़े का नहीं रह गया था, बल्कि ये सीधे तौर पर धोखाधड़ी, साजिश रचने और कानून के उल्लंघन का गंभीर मामला बन चुका था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों अपराधियों यानी राजेश और कविता को तुरंत हिरासत में ले लिया और कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार बरेली पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई को पूरी मुस्तैदी से अंजाम देते हुए उस शातिर और धोखेबाज जीजा राजेश को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और कविता को भी अपनी मर्यादा खोने और साजिश का हिस्सा बनने की कानूनी सजा भुगतनी पड़ी। बड़ी बहन ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और गजब की हिम्मत और स्वाभिमान का परिचय देते हुए उस धोखेबाज मर्द से हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ लिया। उसने कोर्ट के जरिए तुरंत तालाक की अर्जी डाल दी और कानून की मदद से अपने पति की संपत्ति से अपना और अपने बच्चों का पूरा हिस्सा हासिल कर लिया, जिससे वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकी। कुछ ही महीने की कड़ी मेहनत और सिलाई कढ़ाई के काम के दम पर उसने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश शुरू की और समाज में एक मजबूत और साहसी महिला के रूप में अपनी एक नई और सम्मानजनक पहचान बनाई। इस पूरे सनसनीखेज मामले ने हमारे समाज और आज की युवा पीढ़ी को एक बहुत ही बड़ा और कभी न भूलने वाला सच्चा सबक सिखाया कि शॉर्टकट, हवस और नाजायज रिश्तों की खोखली दुनिया पर कभी भी कोई खुशहाल जिंदगी नहीं बसाई जा सकती। बहन का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र और भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन जब लालच, स्वार्थ और भटकाव के कारण उस पवित्र रिश्ते में खोट आ जाए तो पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार पल भर में तबाह हो जाता है। कहानी का अंत बहुत न्यायपूर्ण रहा, जहां अपनी ही पत्नी को धोखा देने वाले राजेश जैसे इंसान को जेल की हवा खानी पड़ी और पूनम जैसी एक सच्ची, स्वाभिमानी और साहसी माँ अपने बच्चों के हक के लिए समाज के सामने एक चट्टान बनकर जीत गई। कल तक जो लोग थाने के बाहर उसका तमाशा देख रहे थे
आज वही लोग उसकी हिम्मत और कामयाबी देकर उसकी दिल से इज्जत करते हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।